हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जून क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज जो हमारे क्वेश्चन चलेंगे ये चलेंगे बाजार के प्रकार से रिलेटेड, और जितने भी आपकी जो प्रॉब्लम होगी बाजार से रिलेटेड, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी, इससे संबंधित जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे हम उस टाइप के क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करेंगे। और किसी फर्म के संतुलन के लिए पहली आवश्यक शर्त क्या है? तो पहले तो आपको ये जो दिख रहा है आपको लग रहा होगा कि ये क्या आया है, किसी फर्म का संतुलन के लिए पहली आवश्यक शर्त क्या है। मतलब इसमें क्या है कि जो ये फर्म संतुलन की जो बात हो रही है, ये बात हो रही है बाजार की। और जैसे कोई भी बाजार है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता है, एकाधिकारी है, एकाधिकारिक है, अल्पाधिकार है, अल्पा, इसमें क्या होगा कि कोई फर्म संतुलन में कहां पे होगी? हर बाजार का मांग वक्र और लागत वक्र अलग अलग टाइप से बनेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें तो किसी फर्म संतुलन के लिए, तो फर्म संतुलन के लिए क्या होगा, फर्म संतुलन के लिए क्या होगा कि मतलब चाहे वो एकाधिकारी फर्म हो, चाहे वो अल्पाधिकारी फर्म हो, चाहे वो एकाधिकारी फर्म हो, चाहे वो एकाधिकारिक हो या चाहे पूर्ण प्रतियोगी, संतुलन के लिए सबके लिए एक ही कंडीशन है। तीनों प्रकार के बाजारों में या तीनों प्रकार के बाजारों से संबंधित जो फर्म है उनका जो संतुलन होगा वो एक ही कंडीशन को फुलफिल करते हैं। वो कंडीशन क्या है कि होता क्या है कि अगर हम बात करें वक्र की, कैसे वक्र की, इधर हम देखते हैं उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की मात्रा, और इधर देखेंगे हम आगत, लागत और लाभ और हानि। इस अक्ष पे हम इनका निर्धारण करेंगे। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी फर्म के संतुलन की पहली आवश्यक शर्त क्या है। तो पहली आवश्यक शर्त के लिए क्या है कि जहां क्या होगा, MR इक्वल टू MC होगा। मतलब अगर हम बात करें पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारी, या उसमें क्या होता है कि संतुलन कहां पे होगा? आपका संतुलन के लिए आपको सीमांत वक्रों का संतुलन देखते हैं, और लाभ और हानि के निर्धारण के लिए आपको औसत वक्र देखने पड़ते हैं। तो अगर हमने क्या देखना है, संतुलन देखना है, तो संतुलन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि MR और MC कैसे होते हैं। अगर हम बात करें पूर्ण प्रतियोगी बाजार की, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में आगम वक्र कैसे होते हैं? आगम वक्र कैसे होगा? एक्स के समांतर होगा, क्योंकि जो प्राइस होता है, जो बाजार का प्राइस होता है, वही किसको स्वीकार करना पड़ता है? फर्म को। और फर्म वही प्राइस स्वीकार करता है, वो क्या होता है? आगम होता है। और वही क्या होता है? हमारा एवरेज रिवेन्यू होता है, और वही हमारा मार्जिनल रिवेन्यू होता है। ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को? दूसरा क्या है कि जो लागत वक्र होते हैं, लागत वक्र हर फर्म के लिए एक जैसे बनेंगे, चाहे वो एकाधिकारी हो, एकाधिकारिक हो या पूर्ण प्रतियोगी हो, लागत वक्र सबके एक जैसे होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं संतुलन की, तो मान लो कि जो हमारा AC होगा वो कैसे होगा? ऐसा है, AC हमारा U आकार का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो MC है वो AC को कहां कट करेगा? उसके निम्नतम बिंदु पर। तो ये हमारा MC है। अब ये बोल रहा है कि किसी फर्म के संतुलन के लिए पहली आवश्यक शर्त क्या है? पहली आवश्यक शर्त क्या है कि जहां MR इक्वल टू MC होना चाहिए। पहली शर्त क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? MR इक्वल टू MC होना चाहिए। संतुलन मतलब MR, ये MR है, जो आपका AR है वही MR है, जो आपका AR है वही MR है, और MC उसको कहां कट कर रहा है? इस बिंदु पर। ठीक है, इस बिंदु पर कट कर रहा है। अब देखो ये आपका AR है और ये आपका AC है। अगर आप लाभ हानि निकालेंगे तो ऐसा नहीं। ठीक है, तो संतुलन कहां होगा? जहां ये MR इक्वल टू MC। और पहली शर्त है, संतुलन का निर्धारण के लिए दो शर्तें फुलफिल होनी चाहिए। तो इन्होंने केवल क्या पूछा अभी? पहली शर्त। तो पहली शर्त क्या है? MR इक्वल टू MC। और MR MC को जहां कट कर रहा है वहां MR और MC क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखो ये बिंदु है, इस एक ही बिंदु ऐसा है जहां MR और MC बराबर है। देखो ये देखो, अगर पहली शर्त मतलब पहली शर्त ये होनी चाहिए, और MR इक्वल टू MC है इस दशा में, तो इस दशा में अगर आप यहां पे भी देख रहे होंगे तो यहां पे भी ऐसा जा रहा है, पर इसकी पहली शर्त के साथ क्या है? दूसरी शर्त भी फुलफिल होनी चाहिए। वो क्या है? MR वक्र जो है MC को नीचे से ऊपर को काटना चाहिए, वो दूसरी शर्त है। तो तब आपका ये पूरा होगा। ठीक है, तो अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का आएगा। देखो किसी फर्म के संतुलन के लिए द्वितीय शर्त क्या है? जहां
क्या है, एमसी एमआर वक्र को नीचे से काटता है। तो जो मैंने यहां बताया था, अच्छा अब संतुलन की जो शर्त है, हमने देखा था कि अगर पूर्ण प्रतियोगी बाजार के लिए क्या है, ए आर और एम आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि दूसरी शर्त कैसे होनी चाहिए, हमने देखा था कि अगर हम हानि की दशा दशाएं, तो ये हमारा एसी है और हमारा एमसी ऐसा भी जा सकता है, कहीं से भी शुरू हो सकता है, तो ये हमारा एमसी है, ठीक है। तो एमआर और एमसी जहां कट कर रहे हैं वो पहला दशक वो संतुलन ये है, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोली उसने कि द्वितीय शर्त क्या है, एमआर जो एमसी वक्र है वो एमआर को कहां से काटे, नीचे से। तो देखो नीचे से कट कर रहा है, हो सकता है ये ऐसा भी हो सकता है, ये अगर नीचे आ रहा है तो ये ऊपर से काट रहा है, तो ये कंडीशन नहीं है, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, एमआर इक्वल टू एमसी। और दूसरी बात क्या है कि एमआर वक्र को एमसी नीचे से ऊपर के लिए कट करता है और उस बिंदु पे ही संतुलन होता है। तो अगर हम संतुलन बनाए तो ऐसा होगा यहाँ पे। अब देखो ये क्या है, एसी है, एसी ज्यादा है और एआर कम है, तो क्या होगा, आपको हानि होगी। तो ये क्या है, इतना क्या है, ये आपका कुल हानि है। अगर हम बात करें तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पूर्ण बाजार प्रतियोगिता में एआर और एमआर बराबर होते हैं और एआर और एमआर एक्स अक्ष के समांतर होते हैं, ये ध्यान रखना। दूसरा, जो औसत लागत और सीमांत लागत वक्र होते हैं वो तीनों बाजारों में एक जैसे ही बनते हैं, तीनों बाजारों में एक जैसे बनते हैं, ठीक है। तो संतुलन के लिए आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि एक एमआर इक्वल टू एमसी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि एमआर वक्र, ये भाई एमआर वक्र को एमसी नीचे से काटे, नीचे से काटे। देखो ऊपर से भी काट रहा है ना, पर ये फुलफिल नहीं होगी, कंडीशन वही फुलफिल होगी जहां वो नीचे से काटे, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो ये हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार के लिए, अगर हम बात करें किस बाजार की, एकाधिकारी, तो आपको पता है कि एकाधिकारी का मांग वक्र क्या होता है, एआर वक्र कैसा होता है, गिरता हुआ होता है, क्योंकि एकाधिकारी को अगर अधिक वस्तुएं बेचनी है तो उसको अपनी कीमत क्या करनी पड़ेगी, गिरानी पड़ेगी, क्योंकि वो अकेला ही है, एक ही फर्म क्या है, उद्योग होती है, एक ही फर्म उद्योग होती है। तो अगर उसको अपनी अतिरिक्त मात्रा बाजार में बेचनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना दाम गिराना पड़ेगा, और जब तक दाम नहीं गिराएगा तब तक कोई अधिक व्यक्ति उसकी वस्तुएं खरीदने नहीं आएंगे, ठीक है। तो एआर ऐसा होता है, तो इसलिए एमआर नीचे होता है। मतलब अगर बात करें, चलो फिर से बना देते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये आपका एआर है और एमआर है, तो इसी एमआर के कारण एआर नीचे आ रहा है, क्योंकि आपकी जब आप नई वस्तु बेचोगे तो उसका कीमत पहले वस्तु से जो कम होगी, ठीक है। तो अगर हम इसकी संतुलन की बात करें तो सपोज दैट हमारा क्या है, लागत वक्र ऐसे है मान लो, और ये क्या है, ये हमारा एसी है और ये हमारा एमसी है। ये तो पता ही होना चाहिए कि एसी वक्र को एमसी कहां से काटता है, न्यूनतम बिंदु पर, और संतुलन कहां पे होगा, जहां एमआर वक्र को एमसी कट कर रहा है। अब देखो एमआर को एमसी कहां कट कर रहा है, जो एमसी है ये एमआर को कहां कट कर रहा है, यहाँ पे, तो संतुलन कहां पे होगा, यहाँ पे। और दूसरा कैसा होना चाहिए, नीचे से कट करना चाहिए, तो नीचे से कट कर रहा है, तो एमआर इक्वल टू एमसी, ठीक है, ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये आपका एआर ज्यादा है और एसी आपका कम है, बस, तो ऐसा हो जाएगा आपका, ये आपका क्या है, असामान्य लाभ हो जाएगा। तो अगर हम संतुलन की बात करते हैं तो पूर्ण बाजार प्रतियोगिता में संतुलन ऐसा बनता है, इसमें ऐसा बनता है, पर कंडीशन दोनों के लिए एक सेम है, एआर इक्वल टू एमआर इक्वल टू एमसी होना चाहिए, और एमसी कर्व एमआर को नीचे से ऊपर के लिए काटे, ये ध्यान रखना है। एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से कट करता है, ठीक है। निम्न प्रतियोगिता के आधार पर बाजार नहीं है। देखो आपको पता है कि बाजार के तीन प्रकार होते हैं, उससे मुख्यतः तीन प्रकार के बाजार होते हैं, एक प्रतियोगी बाजार होते हैं, एक ये होता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार, एक होता है एकाधिकारी, और दूसरा होता है अपूर्ण प्रतियोगिता। और तो आपको पूर्ण प्रतियोगी भी पता है, अपूर्ण प्रतियोगी, एकाधिकारी पता है, अल्पकालीन कोई बाजार नहीं होता। अल्पकालीन कोई बाजार नहीं होता, अल्पाधिकारी होता है, इसलिए ये इसका गलत आंसर है, ठीक है। ये तीनों बाजार होते हैं, पूर्ण प्रतियोगी बाजार होते हैं, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार होते हैं, एकाधिकार बाजार होते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं जहां पे नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड अमाउंट में होते हैं, और
इनको जो कीमत आती है वो कहां से आती है, उद्योग से स्वीकार करनी पड़ती है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमत क्या होते हैं, कीमत स्वीकारक होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में केवल क्या होता है, केवल सामान्य लाभ होता है। दीर्घकाल में केवल सामान्य होता है, अल्पकाल में आपको हानि हो सकती है, असामान्य लाभ हो सकता है, सामान्य लाभ हो सकता है, पर दीर्घकाल में आपको केवल क्या होगा, असामान्य लाभ होगा। अगर हम बात करें एकाधिकारी की, ये एकाधिकारी है, एकाधिकारी मतलब मोनोपोली। तो मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि मोनोपोली में एक ही फर्म क्या होती है, फर्म और उद्योग एक ही होता है। तो इसका मांग वक्र क्या होता है, गिरता हुआ होता है। मांग वक्र गिरता होता है, या आगम वक्र कैसा होता है, गिरता हुआ होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है। और इसका कारण क्या है कि क्योंकि उसको अगर एक वस्तु और बेचनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी कीमत गिरानी पड़ेगी, और इसलिए उसका एआर और एमआर वक्र कैसे होते हैं, गिरते हुए होते हैं। दूसरा क्या है कि एकाधिकार में क्या पूरा नियंत्रण होता है बाजार पे, कीमत पर भी और मात्रा पर भी। वो कितनी मात्रा बेचना चाह रहा है और क्या कीमत रखना चाह रहा है, उस पर पूरा नियंत्रण किसका है, एकाधिकारी का। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी फर्म का ना तो कीमत में कोई निर्धारण नहीं है। हाँ, मात्रा वो निर्धारित कर सकती है, वो कितनी भी मात्रा बेच सकती है उस कीमत पे, जितनी वो उत्पादन करेगा उतनी बिक जाएगी, मतलब कहने का मतलब ये। और अपूर्ण प्रतियोगिता में तो आपको दो प्रकार के, आपको पता है अपूर्ण प्रतियोगिता में आता है, एक आता है एकाधिकारिक और दूसरा आता है अल्पाधिकार। तो इसमें फर्मों की संख्या ज्यादा होती है, 2 से ज्यादा होती है। यहाँ पे अधिकतर फर्मों की संख्या बहुत कम होती है, थोड़ी होती है, 2, 3, 4 ऐसी होती है, कम होती है, ठीक है। तो आप फिलहाल इतना समझो। एकाधिकारी फर्म होती है, एकाधिकारी फर्म की ये विशेषताएं दे रखी है। आपको ये पता होना चाहिए कि एकाधिकारी की फर्म की क्या विशेषता है। केवल कीमत नियोजक होती है, केवल मात्रा नियोजक होती है, कीमत और वो मात्रा दोनों नियोजक होती है। इसका आंसर क्या है, एकाधिकारी फर्म का कीमत पे भी पूरा नियंत्रण होता है और मात्रा पे भी नियंत्रण होता है। वो मात्रा को ही कम ज्यादा करके कीमत को नियोजित करता है। अगर उसको कम मात्रा बाजार में लानी तो वो ज्यादा कीमत ले सकता है, अगर वो मात्रा बाजार में ज्यादा लाएगा तो क्या होगी, कीमत कम करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो कम कीमत, क्योंकि वो एकाधिकारी है, उसके अलावा कोई बाजार में और वस्तुएं बेचने वाला नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर वो बाजार में कम वस्तुएं लेके आएगा तो क्या होगा, उसको ज्यादा कीमत वसूलने का मौका मिलेगा। अगर वो कीमत मात्रा बाजार में ज्यादा बढ़ाता है तो कीमत गिरानी पड़ेगी, क्योंकि उपभोक्ता अधिक मात्रा में वस्तुएं तभी खरीदता है जब कीमत गिरती है। तो याद ध्यान रखना है, ठीक है। एकाधिकारी संतुलन के लिए सत्य होगा, एकाधिकारी संतुलन के लिए क्या सत्य होगा, देखो जरा क्या सत्य होता है। एकाधिकारी हमने देखा कि एकाधिकारी का जो आगम वक्र है वो कैसा होता है, ए आर इक्वल टू ये भाई ठीक है, ऐसा होगा। ये आपका क्या है, ए आर है और ये आपका एम आर है। तो ए आर और एम आर कैसे होते हैं, गिरते हुए होते हैं, और ए आर हमेशा एम आर से ऊपर होता है। एकाधिकारी संतुलन तभी हो सकता है जब ए आर एम आर से नीचे होता है। और संतुलन के लिए तो आपको पता है कि जैसे अगर हम लागत की बात करें और ऐसा होगा जहाँ एम आर और एम सी एक दूसरे को कट करें, ये क्या है हमारा, ये एम सी है, ये हमारा ए सी है। अगर संतुलन की बात करें तो संतुलन कहाँ पे होगा, जहाँ एम आर वक्र को एम सी नीचे से कट कर रहा है। तो नीचे से कट कर रहा है कहाँ, तो यहाँ पे होगा ऐसा, और यहाँ पे। तो ये आगम है, ये लागत है, इन दोनों को जो होगा ये क्या आपका, आगम ज्यादा है लागत कम है, तो क्या होगा, असामान्य लाभ होगा। तो ए आर ग्रेटर देन एम आर होना चाहिए, ठीक है। एकाधिकारी संतुलन के लिए सत्य होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो, अब एक कंडीशन फिर आ गई एकाधिकारी की ना। एकाधिकारी में हमने एक चीज देखी थी, ए आर और एम आर। जो ये लाइन है ना, दो लाइनों के, ये दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस ये डिपेंड करती है इस पे, एम आर इक्वल टू ए आर 1/1 माइनस ई, मतलब लोच पर। वो वस्तु अगर वस्तु बेलोच है, अगर वस्तु बेलोच है तो उसकी जो, वैसे तो क्या होता है एकाधिकारी में एकाधिकारिता वहीं हो सकती है जहां वस्तुएं ज्यादा बेलोच होती है। अगर प्रतियोगी होगी तो प्रतियोगी तभी हो सकती है जब वहां फर्मों की संख्या ज्यादा होगी। तो एकाधिकारी की इसलिए जो लोच होती है वो इकाई से अधिक होती है, एक से अधिक होती है। तो होता क्या है कि अब डिपेंड करता है कि जो ये एम आर वक्र है ये ए आर से कितना दूर है या नजदीक है, ये डिपेंड करता है लोच पर। वो वस्तु कितनी ज्यादा लोचदार है या कितनी बेलोच है। अगर वस्तु सपोज दैट कुछ ऐसी वस्तु है कि जैसे नमक है, और मान लो कि नमक बनाने वाली केवल एक ही फर्म है पूरे भारत में, तो वो क्या ऐसी वस्तु है, क्योंकि बेलोच वस्तु है, नमक सबने खाना ही खाना है,
तो ये डिपेंड करता है कि वस्तु कैसी है। तो ये MR वक्र ऊपर नीचे उस हिसाब से शिफ्ट होता है, ऐसा नहीं कि फिक्स रहता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि उस वस्तु की लोच क्या है, ई क्या है, ई क्या है, लोच। लोच बता रहा है किसकी, वस्तु की। जिस वस्तु का उत्पादन कौन कर रहा है, एक अधिकारी। अगर वस्तु लोचदार, कम लोचदार है या अधिक लोचदार है तो उसके अकॉर्डिंग आपका MR वक्र शिफ्ट होगा ऊपर नीचे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये फिक्स रहेगा। एक अधिकारी अपनी वस्तु का उत्पादन वहां करेगा, वहां हमेशा जहां उसकी औसत आय लोच क्या है, एक इकाई से अधिक हो, ठीक है। ये हम बता चुके हैं, वो उसी के माध्यम से आता हो। MR इक्वल टू AR इंटू 1 माइनस 1/E के माध्यम से वहां से होगा। देखो, अल्पकाल में एक अधिकारी की तालाबंदी बिंदु का होता है। हमें पता है कि कोई भी उद्योग क्या होता है कि जैसे ऐसा होगा, एक अधिकारी का MR, ठीक है। ये क्या है, AR, ये क्या है, ये MR, और ये क्या है, मान लो ये आपका औसत वक्र है, ये आपका सीमांत वक्र है, MC वक्र है, ये AC है। तो हमेशा जो ABC होगा ना, वो कैसा होगा, वो नीचे होगा। ये क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये तालाबंदी बिंदु है। अगर उसको ये लागत भी नहीं मिलेगी ना, सपोज दैट अभी अगर हम संतुलन की बात करें तो MR इक्वल टू MC कहां कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं, कहां, यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे तो उसको बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, मान लो अभी, क्योंकि ये आपका AR है, ये आपका AC है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो उसको लाभ हो रहा है, पर अगर ये नीचे आता जाएगा तो वो कब उत्पादन बंद करेगा, जब उसको ABC भी नहीं मिलेगा। मान लो ऐसा हो जाए, ये आपका ऐसा हो जाए, अगर इसको हम दिखाना है कि कैसा बंद होगा, मान लो ये आपका क्या है, इसके माध्यम से दिखा देते हैं अच्छे से। आपका क्या है, ये सी ऊपर बना दो, ठीक है, और MC ऐसे बना दो, ठीक है। संतुलन कहां पे होगा, जहां MR इक्वल टू MC कट कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है। समझ आया इतना, मतलब ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा मान लो, ठीक है। तो MR इक्वल टू MC, ये AC है, ये, ठीक है। इतनी हानि हो रही है, उसको हानि हो रही, पर फिर भी वो उत्पादन कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका ABC है ना, वो हो सकता है कि वो यहाँ पे टच कर रहा हो। ये क्या है, ABC है, क्या है, ये आपका AC है, ये आपका MC है, और ये आपका AR है, और ये आपका MR है। तो अभी भी वो उत्पादन कर रहा है, क्योंकि जो उसकी औसत आय है वो किसके बराबर है, ABC के बाद। अगर अब औसत आय अगर आपकी ABC से भी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उत्पादन बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर आपकी निकल रही है, परिवर्तनशील लागत अगर आपकी निकल रही है, तो कोई भी उद्योग उत्पादन बंद नहीं करता है। हाँ, अगर ये उसकी ये वाली लागत नहीं भी निकलेगी ना, अगर नहीं निकलेगी तो वो उत्पादन बंद कर देगा। इसी बिंदु को क्या कहते हैं, P इक्वल टू क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, ये P है, A है ना, AC, तो ये P है, और ये किसके बराबर है, P इक्वल टू, ये देखो, ये कौन सा कर्व है, ABC कर्व है, P इक्वल टू ABC। और इसके अगर इसके नीचे भी अगर आगम कर्व जाएगा तो क्या हो जाएगा, उत्पादन बंद हो जाएगा। एकाधिकार के अंतर्गत सत्य है, एकाधिकारी के अंतर्गत सत्य, एकाधिकारी लिख दो उसको। एकाधिकारी के अंतर्गत सत्य है। फर्म और उद्योग एक ही होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हमें पता है कि जो एकाधिकारी होता है वहां पे एक ही फर्म होती है और वही उत्पादन करती है और वही उद्योग होता है, ठीक है। दूसरा, फर्म स्वयं कीमत निर्धारक होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि एकाधिकारी के पास पूरी पावर है कि वो अपनी कीमत क्या रखे। वो अगर मात्रा कम रखेगा तो कीमत ज्यादा रखेगा, अगर वो ज्यादा मात्रा उत्पादन करेगा, बाजार में ज्यादा मात्रा बेचेगा तो उसको कीमत गिरानी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसको अपनी वस्तुओं की मांग बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, कीमत गिरानी है, ठीक है। दूसरा, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रुकावटें होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि एकाधिकारी तभी बन सकता है जब वहां नई फर्में आसानी से कोई प्रवेश ना कर पाए। जबकि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या होते हैं कि फर्मों के प्रवेश और निकास में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जबकि एकाधिकारी में क्या होता है कि पूर्णतः रुकावटें होती है, प्रभावपूर्ण रुकावटें होती है। मतलब हो सकता है कि ये एकाधिकारी बनते क्यों है, एकाधिकारी बनने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हो सकता है कि ये फर्म का आकार इतना बड़ा हो, उसके लिए बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए होता है। हो सकता है कि
जो एकाधिकारी जो वस्तु उत्पादन कर रही है उसको बनाने की जो तकनीक है वो हर किसी के पास ना हो, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति एकाधिकारी बन सकता है। ठीक है, जिसके पास मतलब या तो रिसर्च इनोवेशन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करा है जो और व्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी बात है कि या तो फर्म का साइज बहुत बड़ा हो, इस टाइप की चीजें होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। सारी कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? एकाधिकारी बाजार की है। विक्रय लागतों की धारणा का विकास किसने किया? अब ये जो विक्रय लागतों की जो अवधारणा है ना, ये संबंध है किससे? एकाधिकारिक प्रतियोगिता से। एकाधिकारिक जो विक्रय लागतों की जो अवधारणा है ये एकाधिकारिक मार्केट से है। एकाधिकार में क्या होगी? समरूप वस्तु होगी, मतलब विभेदीकृत वस्तुएं होंगी। विभेदीकृत वस्तुएं होंगी कैसी? जिनका एक ही काम है, विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं एकाधिकारिक बाजार जो होते हैं उसमें ऐसी वस्तुएं उत्पादन होगी जो दिखने में तो अलग अलग होगी पर एक्चुअल में उनकी यूटिलिटी एक जैसी होगी। जैसे अगर हम साबुन की बात करें तो जैसे लक्स साबुन है, लाइफ बॉय है, वीनस है, ऐसे बहुत सारे साबुन के प्रकार हैं और उनकी सबकी कीमतें बाजार में भी एक जैसी रहती है। पर वो क्या करते हैं कि उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं? विज्ञापन करते हैं। उपभोक्ता को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए या उसका अधिमान और मजबूत करने के लिए, किसी वस्तु को खरीदने के लिए उसका अधिमान और प्रबल करने के लिए क्या करते हैं? विज्ञापन करते हैं। और विज्ञापन से क्या होता है कि जो उपभोक्ता होता है वो उस वस्तु की तरफ आकर्षित होता है और यही विक्रय लागतों की अवधारणा है। अरे किसके कारण आती है? विज्ञापन की जो लागत होती है, पैकेजिंग की लागत होती है, ब्रांडिंग जो होती है, जो मतलब कंपनी के उत्पाद को क्या करना है? विशिष्ट बनाना है। दूसरे के उत्पाद से क्या दिखाना है? विशिष्ट दिखाना है। क्योंकि साबुन तो सभी बना रहे हैं और साबुन की उपयोगिता सबको पता है कि साबुन की उपयोगिता क्या है? नहाने धोने के लिए काम आ सकता है और सब साबुन वही काम करते हैं। तो वो अपना साबुन दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए क्या करेंगे? किसी डॉक्टर को बिठा देंगे कि हमारा साबुन सबसे बेहतर है। तो क्या है? विक्रय लागतें हैं। विक्रय लागतों की अवधारणा किसने दी? चैम्बरलिन ने। ये आपको याद होना चाहिए। आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए आप इंतजार करिए। Damn.